हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है और उसमें हमने जो लास्ट में पढ़ा था, आपको ध्यान होगा कि कनिष्क के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। और फिर हमने एक मैप भी किया था अशोक का। शायद आपको समझ में आ गया होगा, आपने वो फॉलो किया होगा। उसको आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ साफ होगा नक्शा भरने में। तीनों तरह से मैंने आपको बताया है, फील्ड मैप भर के, पॉलिटिकल मैप भर के और फिज़िकल मैप भर के। आप उसको बार बार अपने घर पर प्रैक्टिस करें, खाली मैप मंगा लें आप, और एक एक स्थान जो है ना आप लोकेट करें। पहले देख के, 2-3 बार तो आप देख के उसको प्रैक्टिस करें और फिर बिना देखे उसको प्रैक्टिस करें, तो वो हो जाएगा। वी मूव ऑन टू नेक्स्ट यूनिट। अगली जो यूनिट है हमारी, उसमें जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है गुप्त साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर। तो देखिए, आपने नाम सुना होगा इन शासकों का, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, शायद आपने नाम सुने होंगे। एक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का था, उसका इस गुप्त वंश से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि वो मौर्य वंश का था। तो देखिए, प्राचीन काल में अगर हम भारत के राजवंशों को देखें तो गुप्त काल का एक अपना अलग ही स्थान है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने की थी 275 ईस्वी में। अब ये जो हम चल रहे हैं ना, अब ईस्वी चल रहा है। अब हमारा कनिष्क के शासनकाल से ईस्वी शुरू हो गया है। आपने देखा, मौर्य काल में तो सारा ईसा पूर्व हमने पढ़ा। मौर्य काल 321 से लेकर और 185 ईसा पूर्व तक था। वो 185 के बाद वो धीरे धीरे जो है साल ख़त्म होते चले गए, और अब जो हम पढ़ रहे हैं इट इज़ टोटली इन एडी, यानी ईस्वी है। अब ईसा पूर्व यूज़ नहीं होगा कहीं भी। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने 275 ईस्वी में की थी, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक था गुप्त साम्राज्य का या गुप्त वंश का, उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया। अब देखिए, गुप्त जो साम्राज्य था उसके उत्थान से पहले भारत छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। ऐसी स्थिति थी भारत की जैसे मौर्य साम्राज्य के उत्थान से पहले की थी। मैंने आपको बताया था कि मौर्य साम्राज्य के उत्थान से पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। ठीक है, वही स्थिति थी। क्योंकि मौर्य साम्राज्य के बाद कनिष्क हमने पढ़ा। कनिष्क की मृत्यु के पश्चात अगर हम देखें कनिष्क की, अगर हम ये माने कि कनिष्क की मृत्यु 144 ईस्वी में हुई है या 120 ईस्वी में हुई है, उस बारे में तो मतभेद है इतिहासकारों में। चलिए आप लगा लीजिए 144 ईस्वी में हुई है। तो 144 से लेकर और गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई वास्तव में 321 ईसा पूर्व में। ये जो 275 बताई है, ये तो ऐसी, मतलब इसको सही स्थापना दिवस नहीं माना जाता या सही स्थापना वर्ष नहीं माना जाता इसको, क्योंकि श्री गुप्त जो है एक बहुत ही छोटे से क्षेत्र का स्वामी था। ही वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ एम्पायर। तो वो काम किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने 321 ईसा पूर्व, तो 320 ईस्वी में। ठीक है, मतलब गुप्त काल की सही मायने में स्थापना 320 ईस्वी में हुई थी। ये 275 ईस्वी में तो श्री गुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में की थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कनिष्क के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो कि इन छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों को एकता के सूत्र में पिरो सकता।
उस समय कई राज्य थे, जैसे नाग राज्य, वाकाटक राज्य, मालव राज्य, अर्जुनयन राज्य, लिच्छवी, योद्धे, ये स्थापित थे। इनमें से कुछ तो गणतंत्र थे, कुछ राजतंत्र थे। लेकिन चौथी शताब्दी में, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 320 ईस्वी के आसपास गुप्त शासकों ने इन स्वतंत्र राज्यों को समाप्त करके एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। अब गुप्त वंश के कौन कौन से राजा रहे? चंद्रगुप्त प्रथम, मैंने आपको बताया, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे शक्तिशाली शक्तिशाली और प्रजापालक सम्राट हुए, जिन्होंने अपने कार्यों से देश के गौरव को दूर दूर तक फैलाया। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इसका कारण ये है कि इस काल में हर एक क्षेत्र में उन्नति हुई, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, आर्थिक है, इवन रिलीजियस धार्मिक क्षेत्र है, बल्कि साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान, हर एक क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति हुई इस काल में। इसलिए गुप्तों का जो अध्ययन है, गुप्त शासकों का जो अध्ययन है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस चहुमुखी उन्नति के कारण, इस ऑल राउंड डेवलपमेंट के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। द एज ऑफ गुप्ता इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऐसा कौन सा काल था भारत में जो कि स्वर्ण काल कहलाता है, गोल्डन एज, तो आपका उत्तर होगा गुप्त काल। अब प्रश्न ये है, जब भी हम किसी वंश के बारे में, किसी साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, इतिहास का कोई भी हम टॉपिक उठाते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस टॉपिक को जानने के हमारे पास कौन कौन से स्रोत हैं। What are the sources available for the study of Gupta Empire? तो सोर्सेज क्या क्या हैं? तो अलग अलग तरह के सोर्सेज है, मैंने आपको बताया। एक तो पहले हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। तो साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य दोनों हैं। धार्मिक साहित्य की अगर हम बात करें गुप्त काल की जानकारी के लिए, तो उसमें पुराण आते हैं और स्मृतियाँ आती हैं मुख्य। पुराण आप जानते हो जिनकी संख्या 18 है, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ठीक है। इनसे हमें साम्राज्य विस्तार, राजाओं के नाम, वंशों के नाम, जैसे नाग वंश, वाकाटक वंश, शकों के बारे में, गुप्त काल के जो समकालीन राजवंश थे उनकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। फिर इसी प्रकार से स्मृतियाँ हैं, जैसे नारद स्मृति, व्यास स्मृति, बृहस्पति स्मृति, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। फिर कुछ ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि कमंदक ने नीति शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था, विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम नामक ग्रंथ लिखा था। इसी तरह से मुद्रा राक्षस लिखा था विशाख दत्त ने। वात्सायन ने कामसूत्र नामक ग्रंथ लिखा था। शूद्रक ने मृच्छकटिक लिखा था। कालिदास गुप्त काल का ही एक प्रसिद्ध नाटककार, कवि, जिसे इंडियन शेक्सपियर की उपाधि दी जाती है, भारतीय शेक्सपियर कहा जाता है इसको। जैसे इंग्लैंड का विलियम शेक्सपियर था, आप पढ़ते होंगे इंग्लिश लिटरेचर में, ऐसे ही भारत का जो शेक्सपियर था उसे कालिदास के नाम से जाना जाता, मतलब कालिदास था। कालिदास ने रघुवंश, विक्रमोर्वशी, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, इसके अतिरिक्त मालविकाग्निमित्र, ऐसे ऐसे उसने नाटक और ग्रंथ लिखे, जिससे हमें गुप्त काल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास वॉज अ कोर्टियर ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय का वो दरबारी था।
इसी तरह से हमें यात्रा वृत्तांत मिलते हैं, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फाहियान। ठीक है, फाहियान ने, वो आया तो था बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए, पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा और उसने वापस अपने देश जाकर, चीन जाकर, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था फा को की। उस ग्रंथ से हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल की बहुत छोटी छोटी बातों का भी वर्णन मिल जाता है, क्योंकि लगभग 14 वर्ष तक भारत में रहा था। 399 ईस्वी में चीन से चला था, लगभग 413-14 में वो वापस चीन पहुंचा था, मतलब 14-15 वर्ष वो भारत में रहा। और उसने जो है गुप्त काल, ये था 399 ईस्वी में वो चीन से चला था और 405 ईस्वी में भारत में पहुंचा। 405 से लेके 411 ईस्वी तक वो भारत में रहा, फिर 414 ईस्वी में, ठीक है, 15 वर्ष के करीब वो मतलब कुछ ट्रैवलिंग में रहा, लेकिन 6 वर्ष तक वो भारत के अंदर रहा। तो उसने जो यात्रा वृत्तांत उसने दिया है, उससे हमें बहुत बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अभिलेख हैं, जैसे समुद्रगुप्त की जानकारी के लिए हमारे पास प्रयाग प्रशस्ति है या प्रयाग स्तंभ लेख है। प्रयाग स्तंभ लेख से हमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का पता लगता है। उसमें 33 पंक्तियां हैं जिसे उसके राजकवि हरिसेन ने लिखा था, तो उससे हमें उसके विजय उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है और अन्य उपलब्धियों के बारे में पता लगता है। समुद्रगुप्त के नालंदा और गया के 2 ताम्रपत्र अभिलेख भी हमें प्राप्त हुए, इनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। फिर उस समय के मंदिर मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं। पहली बार हमें मंदिर मिलते हैं जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जैसे नचना कुठारा का मंदिर, भूमरा का मंदिर शिव मंदिर था, ठीक है, तेगांव का मंदिर। इसी तरह से हमें मुद्राएं मिलती हैं, यानी कॉइन्स। गुप्त काल के बहुत से सिक्के सोने, चांदी, तांबे के बने हुए हमें प्राप्त होते हैं। उसमें तरह तरह की कलाकृतियाँ, तरह तरह की आकृतियाँ बनी हुई हैं, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि क्या हुआ होगा, हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो ये जो है गुप्त काल के इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में मैंने आपको बताया। कल फिर हम विभिन्न जो गुप्त शासक हुए, जैसे श्रीगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, इनके बारे में फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।